Dear friends, today I will be discussing with you the economic survey of 2023 fiscal year. Actually, this fiscal year which starts from the 1st April 2022 to 31st March 2023 और इस फिस्कल ईयर की जो इकोनॉमिक सर्वे आई है ये आई है बजट से एक दिन पहले आती है, ये आपको पता है। और ये आई है 31 जनवरी 2022 को ये टेबल की गई थी पार्लियामेंट में, राइट। और इस फिस्कल ईयर में आपको पता है कि फिस्कल डिफिसिट क्या रहा है, जीडीपी हमारी क्या ग्रो कैसे कर रही थी और कैसे कर रही है, और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रहा है, एंड फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कितने हैं और क्या थे, और एग्रीकल्चर ने इस फिस्कल ईयर में कितना ग्रो किया है और कितना किस तरह से कर रहा है। ये सब कुछ हमें पता चलेगा इस इकोनॉमिक सर्वे में। और इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको ये सारे टारगेट जो भी है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्फ्लेशन, आरबीआई ने टारगेट क्या किया है इस जीडीपी का या इसका इन्फ्लेशन का, या ये जो फिस्कल डिफिसिट है इंडिया का, ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस लेक्चर को पूरे देखने के बाद। और इसमें आपको फॉरेक्स रिजर्व्स में भी मैं आपको बताऊंगा, फॉरेक्स रिजर्व एक कंट्री के पास कितने होने चाहिए और क्या है इंडिया के पास, और इंडिया किस तरह से ग्रो कर रहा है इस फॉरेक्स रिजर्व में, ये तो आपको पता चलेगा। और G20 जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है 2023 में इंडिया में, ये सब कुछ आपको इस इकोनॉमिक सर्वे में, इस लेक्चर जो है इसमें आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो चलिए अगर हम स्टार्ट करेंगे इस इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे 2023 ये इम्पोर्टेंट है आपके जेकेएसएसबी के सारे जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं, और यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन निकल के आई है अभी 2000 अभी फरवरी 25 को। तो इसमें 577 पोस्ट आपको देखने के मिलेंगे। इसका एग्ज़ाम जो आपका एक्सपेक्टेड है जुलाई अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त तक होगा 2023 तक। तो उसमें डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट पूछा जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये बात करती है एक्चुअली लास्ट ईयर जो ये फिस्कल ईयर होता है उसकी जो, लेकिन जो बजट होता है ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो स्टार्ट होने वाला होता है 1 अप्रैल से। इंडिया में फिस्कल ईयर जो स्टार्ट होता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करंटली फिस्कल ईयर की बात करें, जो अभी 1 मार्च में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है ये 2023 वाला है। और ये कब स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, और एंड कब होगा 31 मार्च 2023 को, राइट। तो इसी साल की जो ये फिजिकल ईयर 2023 की इकोनॉमिक सर्वे हम देखेंगे। और ये आपको ये जो आने वाले इस साल में जो जितने भी एग्जाम्स होंगे या होने जा रहे हैं या पेंडिंग है, इन सब में आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस लेक्चर के बाद मैं आपसे बजट भी डिस्कस करूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स इस साल के बजट में बहुत सारे लाए गए हैं गवर्नमेंट ने, और स्कीम्स पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लेक्चर के बाद में आपसे वो बजट जो है वो भी डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर के बाद पूरा बेनिफिट मिलेगा, और आने वाले एग्जाम्स में है इसमें से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली इस इकोनॉमिक सर्वे का जो 2023 ईयर है फिजिकल ईयर, इसमें इसमें हमें क्या बताती है इकोनॉमिक सर्वे, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे क्या होती है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो होती है ना, ये एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इकोनॉमी है। एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इकोनॉमी प्रेजेंटेड ए डे बिफोर द बजट इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बजट से एक दिन पहले बजट कब पेश किया जाता है, 1 फरवरी को, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होता है बजट, 1 अप्रैल को। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया का है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो बजट भी यही इसी डेट से अप्लाई होता है एक कंट्री में, इस इंडिया में। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है ये एंड होती है 31 मार्च को। तो इस साल की जो एंड होगा 31 मार्च 2023 का, ये जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, यहाँ तक की इकोनॉमिक सर्वे आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे ये एनुअल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द ये इकोनॉमी है। जैसे एक बच्चा एग्जाम देता है तो उसका एनुअल जो एग्जाम रिजल्ट आता है, तो एनुअल रिपोर्ट कार्ड जो उसका मार्क्स शीट होता है, इसी तरह से इकोनॉमी का भी एक मार्क्स शीट निकल के सामने आता है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, राइट। इकोनॉमिक सर्वे जो होती है ना, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होती है ये पार्लियामेंट में, जो कि हम बजट सेशन में पहले पेश करते हैं। बजट सेशन एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए, इंडिया में 3 सेशंस है पार्लियामेंट के। 3 सेशंस है किसके, पार्लियामेंट के। तो इन 3 सेशंस में एक सेशन है बजट सेशन। बजट सेशन जो होता है ये स्टार्ट होता है फरवरी में। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट पेश करना होता है, तो फरवरी में स्टार्ट होता है, मई तक चलता है ये कौन, बजट सेशन, राइट। उसके बाद जो हम नेक्स्ट फिस्कल ईयर, सॉरी ये सेशन की हम अगर हम बात करें, 3 सेशन मैंने कहा, एक है बजट सेशन, राइट, पार्लियामेंट में।
दूसरा होता है मॉनसून सेशन। बजट सेशन जो स्टार्ट होता है ये फरवरी से लेकर मई तक चलता है, लेकिन बीच में एक एक मंथ इसमें गैप भी मिलता है। दूसरा सेशन जो है ये मॉनसून सेशन होता है, ये जुलाई से स्टार्ट होता है और ये चलता है सितंबर तक। इसमें इसको मॉनसून सेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जुलाई सितंबर आप अक्सर देखते हैं इंडिया में मॉनसून चलता है। जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आएगा मॉनसून कब से कहाँ तक चलता है, राइट। और थर्ड जो है होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन नवंबर, विंटर सेशन जो होता है थर्ड वन ये है विंटर सेशन। और विंटर कब स्टार्ट होता है, नवंबर से लेकर दिसंबर जो सेशन होता है ये विंटर सेशन होता है इंडियन पार्लियामेंट में। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वो हम बजट सेशन डिस्कस कर रहे हैं। बजट सेशन जो पार्लियामेंट होता है ये फरवरी से मई तक होता है और ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्रूशल, हाईली क्रूशल सेशन होता है, क्योंकि इसमें हमें बजट देखने को मिलता है। टैक्सेशन क्या पॉलिसी रहेगी, इस साल टैक्स सिलेबस भी चेंज किए गए हैं, टैक्सेशन के बारे में हमें पता चलता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या रहेगा या क्या रहा है लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे हमें बातें थी, ये सब जो होता है ये बजट सेशन में पेश किया जाता है। बजट सेशन जो होता है ये स्टार्ट होता है विद द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, राइट। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ कि इंडिया में कितने सेशंस हैं पार्लियामेंट के। 3 सेशंस हैं, बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है। और इसी बजट सेशन में ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये इकोनॉमिक सर्वे इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि विच इज़ टेबल्ड इन द पार्लियामेंट आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द बजट सेशन। जो ही बजट सेशन पेश किया जाता है पार्लियामेंट में तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज, विच हाउसेज, बोथ द हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इन दोनों में पेश किया जाता है ये इकोनॉमिक सर्वे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ये इसमें पार्लियामेंट में, राइट। कितना आपको समझ में आया होगा। इसका जो ये जो इकोनॉमिक सर्वे होती है ये रिव्यू ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी होती है ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स में क्या पोजीशन रही है इकोनॉमी की, वो हमें बताती है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द डेटा होता है ये एनएसओ की तरफ से आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वहाँ से इसका डेटा मोस्टली ऑफ द वहाँ से आप हमें देखने को मिलता है, यानी जो इसमें डेटा होता है ये वहाँ से हम लेते हैं इसमें। लेकिन इंडिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया की पहली इकोनॉमिक सर्वे जो है ये कब लाई गई थी। इंडियाज़ फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो होती है जो पेश की गई थी पार्लियामेंट, ये 1950-1951 जो फिस्कल ईयर था उसमें उसमें ये लाई गई थी। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब टेबल की गई थी पार्लियामेंट में, 1950-1951 में। लेकिन 1951 से लेकर 1964 तक ये जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है ये एक साथ दोनों सर्कुलेट किए जाते थे इस पार्लियामेंट में। लेकिन 1964 के बाद ये जो बजट सेशन और इकोनॉमिक सर्वे है इट वाज डिलिंक्ड फ्रॉम द बजट सेशन। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे को डिलिंक किया गया था बजट सेशन से। इससे पहले 1964 तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक ही दिन आता था, लेकिन 1964 के बाद इन दोनों को अलग अलग किया गया है। अब इकोनॉमिक सर्वे पहले आती है उसके बाद बजट आता है। मतलब अब पहले हमें देखने को मिलता है कि लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे की क्या, ये इकोनॉमी की क्या पोजीशन रही है, उसके बाद हम बजट बनाते हैं। बजट अक्सर फ्यूचर कोर्स का होता है, जैसे कि अगर आपको कुछ खरीदना हो, कुछ एस्टिमेट लगाना हो तो आप पहले बजट बनाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें क्या खर्च करना है, कितने पैसों की हमें रिक्वायरमेंट है, ये बजट में होता है। लेकिन लास्ट ईयर आपने क्या किया है, इसको एक सर्वे करते हैं, हम सर्वे कहते हैं, यही इकोनॉमिक सर्वे है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा एक सिंपल टर्म्स में। ये क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंड करती है गवर्नमेंट पे या क्या कहती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंपली आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीदर बाइंड्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे नॉर इज द गवर्नमेंट ओब्लिगेटेड टू गो विद द रिकमेंडेशंस। ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यानी गवर्नमेंट को ये कहती है कि आप ये इकोनॉमिक सर्वे को पेश करो और इसके जो भी आंकड़े हैं, जो भी इसके पॉलिसीज़ है, ये रिकमेंडेशन है, ये आप एक्सेप्ट करो। ये कंप्लीटली लेफ्ट करता है किसको, गवर्नमेंट को, टू डिसाइड वेदर टू अडॉप्ट और रिजेक्ट। गवर्नमेंट की अपनी मर्जी, वो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक चले या ना चले। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो भी कहती है ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कहाँ से ये प्रिपेयर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रिपेयर किया जाता है, ये कहाँ पे बनाया जाता है, इकोनॉमिक डिवीजन है एक्चुअली। ये कहाँ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस वक्त?
निर्मला सीतारमन। तो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर भी एक डिवीजन है, इकोनॉमिक डिवीजन। वहाँ पे ये प्रिपेयर किया जाता है बजट, ये सॉरी ये इकोनॉमिक सर्वे। और इसके गाइडेंस, किसके गाइडेंस के अंडर? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है इंडिया का, उसके गाइडेंस के अंडर ये बनाया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। और प्रेजेंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है इंडिया का? वी अनंत नागेश्वरन। कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, इंडियाज प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और इसी के गाइडेंस के अंडर ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रिपेयर की जाती है, इकोनॉमिक डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, राइट। 2014 से पहले इकोनॉमिक सर्वे जो होती है ना, ये सिंगल वॉल्यूम में आया करती थी, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो 2014 में था वो था सुब्रमण्यम जी। सुब्रमण्यम ने इसको 2 वॉल्यूम्स में डिस्कस किया है, 2 वॉल्यूम्स में ये उन्होंने उस टाइम से स्टार्ट किया है। लेकिन ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वॉल्यूम आपको अक्सर आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट वॉल्यूम जो होता है ये टॉक्स अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब फ्यूचर कोर्स क्या रहेगा इकोनॉमी का। इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं ना, उनका अपना नैरेटिव होता है, इसमें अपने व्यूज़ वो इसमें देते हैं। लेकिन सेकंड वॉल्यूम जो होता है ना, ये कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द पास्ट ईयर में हमने क्या किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इट थ्रोज लाइट ऑन मेजर चैलेंजेस, क्या हम फेस करेंगे इकोनॉमी में, ये सेकंड वॉल्यूम होता है। इस साल की जो 2023 जो इकोनॉमिक सर्वे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन है, उन्होंने कहा कि ये 3 वॉल्यूम्स में आएगा। लेकिन इनफैक्ट ये जो इस साल की इकोनॉमिक सर्वे ये एक ही वॉल्यूम में लाई गई थी असल में, राइट। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इस साल आपको पता है G20 मीटिंग्स चल रहे हैं, तो थीम भी थीम अक्सर पूछा जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे की क्या थीम थी। थीम भी इसकी इस साल यही चूज़ की गई थी, G20 लोगो, ये देख सकते हैं आप। G20 क्या है? G20 असल में एक्चुअली ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का एक ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस हैं। ये 20 कौन से नेशंस? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशंस है, जैसे कि आप अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना, मतलब मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी के लिए जो कंट्रीज़ है, कनाडा है, जापान है, फ्रांस है, यूके है, तुर्की है, यूएसए है, इंडिया है, जर्मनी है, और यूरोपियन यूनियन भी है, और कनाडा भी है। और इसमें इसी तरह के 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन, मतलब ये टोटल मिला के 20 कंट्रीज़ बनते हैं। दुनिया के 20 ऐसे कंट्रीज़ जो 85% ऑफ द ट्रेड, 85% ऑफ द ट्रेड, ये 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी ये कवर करते हैं। जीडीपी जो भी वर्ल्ड की है, इसकी 85% जो है इन ग्रुप ऑफ 20 नेशंस के पास है। और इसी तरह से ये कवर करते हैं 75% है, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड होती है इसका 75% इन 20 नेशंस के, 20 मुल्कों के पास है, राइट। और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो भी इस ग्रुप 20 में आता है, G20 के नेशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है। G20 नेशन जो है, G20 का फॉर्मेशन हुआ है 26 सितंबर 1999 में, ये फॉर्म किया गया था ये ग्रुप, और इंडिया भी इसका मेंबर है। और मज़े की बात यह है कि 1 दिसंबर 2022 से 31 नवंबर 2023 तक, 2023 तक, मतलब इस साल तक, ये जो 2024 का साल है, इसमें इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। इंडिया इसकी जो मीटिंग है वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में मुनक़द कराएंगे ये सितंबर 2024 में। लास्ट ईयर ये इंडोनेशिया बाली में हुआ था, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। लेकिन इस साल जो ग्रुप ऑफ 20 जो मीटिंग है वो होने वाली है प्रगति मैदान दिल्ली 2024 में सितंबर में। लेकिन इसके छोटे छोटे मीटिंग जो है वो आए रोज़ हुआ करते हैं, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या मंथली इसके मीटिंग्स होते हैं G20 के। लेकिन मेन जो मीटिंग है वो सितंबर में होगी, 2024 में होगी, इंडिया में होगी। तो ये एक इंडिया के लिए एक इट सेल्फ एक बहुत बड़ा अचीवेबल ये है, ये कारनामा है इंडिया के लिए जो ये अचीव करने जा रहे हैं। तो इस G20 का जो थीम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, तो यही थीम चूज़ की गई है इकोनॉमिक सर्वे की। बजट का भी यही है G20 लोगों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इंडिया मुनक़द कराने जा रहा है। वर्ल्ड के जो टॉप 20 नेशंस जो है, टॉप 20 लीडर्स हैं पूरे इन 20 मुल्कों के, वो आ रहे हैं इंडिया। तो इस लिहाज से इंडिया के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये, इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो इस लिहाज से यही थीम चूज़ की गई है। तो चलिए अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो है इन्होंने इस में डिस्कस किया है कि कंडीशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसी रही है। ये एक अनसर्टेन फेज से गुजरी है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी ने जल्दी रिकवर किया है। एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में 3 शॉक्स देखने को मिले। ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो 3 शॉक्स हमें देखने को मिले। लेकिन इंडिया ने ये ज़्यादा फेस इसलिए किया क्या, क्योंकि
इंडिया पे इस पे एक डायरेक्टली असर पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि ज़्यादा इसमें थोड़ा पुअर्टी भी है, तो इस लिहाज से कोविड-19 क्राइसिस से हम जूझ रहे थे। अभी भी हम इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वी आर स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस फेज़ जो कि कोविड-19 का चल रहा था। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट बात आपको पता होगी, अगर आप इसके साथ मुंसलिक थे करंट अफेयर्स के साथ, तो आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन के दरमियान कुछ ये अपना कॉन्फ्लिक्ट जो वो था, वो चल रहा था। लास्ट ईयर फ़रवरी से चल रहा था और अभी नवंबर दिसंबर में वो हाल ही में थोड़ा एंड हुआ है और अभी भी उसका वो तनाज़ा चल रहा है, मतलब एक किस्म का कोल्ड वार इन दोनों के था। हालाँकि उस वक़्त तो हॉट वार था, अभी तो कोल्ड वार में ही है ये तब्दील हुआ है। ये ड्यू टू व्हिच इसकी वजह से अभी आपको देखने को मिले फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र जो प्राइसेस है ये आसमान को छूने लगे थे। तो इस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन हुई है, ये भी एक शॉक था, ये सेकंड शॉक था। थर्ड शॉक आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, वो है इकोनॉमिक स्ट्रेस आपको देखने को मिला है। साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया इटसेल्फ, यहाँ पे डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। एक डॉलर की वैल्यू अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 82.39 रुपीज़ तक पहुँचा है। इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो PKR पाकिस्तान रुपीज़ जो है, तो वहाँ पे 200 रुपये से ज़्यादा है अभी एक डॉलर का वैल्यू। इसी तरह से श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में तो बहुत ही ज़्यादा है, 357 से ज़्यादा एक डॉलर का वैल्यू है, इंडिया में 82 है। तो इससे डॉलर स्ट्रेंथन होना, इससे डायरेक्ट असर पड़ता है एक कंट्री के इकोनॉमी पे। उनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी तो होनी चाहिए ना, ताकि वो ट्रेड करे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करे। तो ये 3 इकोनॉमिक शॉक्स अगर आपसे कोई पूछे क्या थे, तो फर्स्ट था कोविड-19 क्राइसिस, सेकंड था रशिया यूक्रेन वॉर, थर्ड था इकोनॉमिक स्ट्रेस इन साउथ एशियन नेशंस। तो इन तीनों शॉक्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है एक अनसर्टेन टाइम से गुजरी, लेकिन ये इसने टाइम पे रिकवर भी किया है। ये इकोनॉमिक सर्वे का कहना है, आपको डायरेक्टली पॉइंट याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी इनकी विटनेस जो है ये ग्रो करेगी 6.0 टू 6.8% के हिसाब से। याद रखना, ये 2023-24 के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। मतलब फिस्कल ईयर 2023-2024 जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी 6.0 टू 6.8 के हिसाब से, रही एक बात। सेकंड, जो फिस्कल ईयर अभी चल रहा है, मतलब 2023 का, जो कि स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर अप्रैल से, इसमें जीडीपी का टारगेट बताया जा रहा है कि 7% के हिसाब से जो अभी इंडिया है ये ग्रो कर रहा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने टारगेट क्या सेट किया है, 6.0 टू 6.8% के हिसाब से ये ग्रो करेगा, राइट। इसी तरह से ग्रोथ प्रोजेक्शंस ऑफ वेरियस एजेंसीज ने भी इस तरह का सेम टारगेट लगाया है। जैसे कि आईएमएफ कहता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है 6.8% के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इंडिया 6.9% के हिसाब से ग्रो कर रहा है फिस्कल ईयर 2023 में। आरबीआई खुद कहता है कि 6.8% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। एसबीआई भी कहता है कि 6.8% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली ओईसीडी भी कहती है कि 6.6% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। फिच एक रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भी कहा है कि 7% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। तो एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज ग्रोथ इंडिया का जो है वो 6.9% के हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो कहती है कि हम 7% से ग्रो कर रहे हैं, आपको याद रखना है। लेकिन टारगेट क्या सेट किया किया है इन्होंने नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए, वो है 6.0 टू 6.8%, राइट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इंडिया जो अभी है ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पीपीपी के अकॉर्डिंग, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया थर्ड नंबर पे है। लेकिन आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी ये ग्लोबली है, वो फिफ्थ नंबर पे है ये इंडिया। इसी तरह इकोनॉमिक सर्वे हमें कहती है कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास जो अभी है वो है 563 बिलियन। 563 बिलियन इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है, राइट। फॉरेक्स रिजर्व इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए। ये आप देख सकते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की एग्जांपल को ध्यान में रखकर, क्योंकि वहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व इतना नहीं बचा है, इसीलिए वहाँ पे इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी अभी बहुत स्लो डाउन वहाँ पे कर रही है। श्रीलंका में, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बदतर उनकी हालत हो चुकी है, ड्यू टू फॉरेक्स रिजर्व वहाँ पे नहीं है, इकोनॉमी का स्लो डाउन चल रहा है। इंडिया में अभी फिर भी मतलब अच्छा खासा है, 563 है।
फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व ये कंसिस्ट करता है फॉरेन करेंसी जो होती है, ये फॉरेन करेंसी एसेट्स हेल्ड बाय आरबीआई, जैसे कि डॉलर है, येन है, यूरो है, चाइनीज RMB है, एटसेट्रा। गोल्ड जो है SDR IMF की जो है, ये सब कुछ एक कंट्री के पास होना चाहिए। 2021-22 में इंडिया के पास तो 607 US बिलियन डॉलर्स थे ये फॉरेक्स रिजर्व। लेकिन यही रशिया यूक्रेन की वजह से अब ये इसमें इसमें भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो 563 अभी हमारे पास है, लेकिन ये भी काफ़ी है, राइट। ठीक। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है इंडिया में, इन्फ्लेशन भी इंडिया में है इस फिस्कल ईयर में 6.8% के हिसाब से इंडिया में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक्चुअली एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, ये जो इन्फ्लेशन है ये दो तरह के हैं, एक है CPI, दूसरा है WPI। लेकिन WPI उतना मैन नहीं है, CPI मैन है। CPI में जो टारगेट रखा है कि इन्फ्लेशन का, एक्चुअली RBI ने वो सेट किया है, RBI ने, कि इन्फ्लेशन का टारगेट रहना चाहिए 2% से लेकर 6% के इन बिटवीन, मतलब इन बिटवीन 2% 6% के बिटवीन हमारा टारगेट रहना चाहिए इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का होना इकोनॉमी के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा होना इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा खराबी होता है। इससे इन्फ्लेशन ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी अगर ग्रो करती है तो इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के तहत, ज़्यादा नहीं कि वहाँ के जो कीमतें हैं वो आसमान छूने को लगे, इतना भी नहीं होना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक है। आपको यही टारगेट जो है ये इकोनॉमिक सर्वे ने जो दिया है ये आपको याद रखना है। 6.8% इकोनॉमी की जो इस साल की जो ये इस फिस्कल ईयर में इन्फ्लेशन है ये इस हिसाब से चल रही है, राइट। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज भी ग्रो कर रहे हैं 9.1% के हिसाब से। इंडिया की सर्विसेज बहुत अच्छी है, मतलब हर कोई कंट्री चाहती है कि हमें इस कंट्री से सर्विसेज मिले, ताकि क्योंकि यहाँ के सर्विसेज जो है आप देख सकते हो, अगर कोई किसी को लैपटॉप या कुछ भी ठीक कराना हो तो वो इंडिया में ठीक करा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको 10 या 5 या 8 डॉलर देने पड़ेंगे, लेकिन वही डॉलर जो अगर अगर वो दूसरे कंट्री में या अपने मुल्क में, वो USA की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर वो उस वहाँ की सर्विस लेगा तो उसको वहाँ पे 60 या 8 डॉलर देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वो 7 या 8 डॉलर्स की जो वैल्यू है वो उसको 1 या 2 रुपीज़ में मिल सकता है, सॉरी ये कुछ ही रुपीज़ में मिल सकता है। यहाँ की जो मनी है इसकी पावर बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सर्विस मिलेगी उस 5 डॉलर में, उस से 6 डॉलर में। फॉर एग्जाम्पल आपको आपको इस तरह समझ आएगा, अगर सर्विस लेना चाहते हैं कोई USA का सिटीजन, तो उसको 2 डॉलर या 5 डॉलर पे करने हैं, लेकिन 5 डॉलर का 6 डॉलर का वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से इंडिया की सर्विसेज उस लिहाज से बहुत कम रहती है, लो रहती है। तो इसी तरह हर कोई प्रेफर चाहता है सर्विस इंडिया की तरफ से ही लेना। और ये इसमें सिर्फ यही सर्विस नहीं है कि हम कोई भी चीज़ यहाँ इंडिया से ले जाएं, ये इसमें टूरिज्म भी आता है, इसमें बाकी जो जो हम प्रोवाइड करते हैं मशीनरी या ग्रोथ, ये सब कुछ सर्विस सेक्टर में ही आता। तो इस लिहाज से सर्विस सेक्टर जो है ये ग्रो कर रहा है ज़्यादा। बाकी जो इन्फ्लेशन की ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिजिकल डिप्सी या बाकी जो है एग्रीकल्चर, इन सब में से टॉप पे रहता है सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज अक्सर आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही है। तो शॉपिंग अगर कुछ करना हो या ख़रीदना हो या मोबाइल एक्सेसरीज, टीचिंग वीचिंग, ये सब कुछ ऑनलाइन ही है। ये जो अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये भी एक किस्म की सर्विसेज है। तो सर्विसेज में इंडिया टॉप कर रहा है, 9.1% के हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है सर्विस में, राइट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस फिजिकल ईयर में 4.1% के हिसाब से चल रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन्होंने बताया ये फिजिकल इस इकोनॉमिक सर्वे में, वो है फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट आपको पता होना चाहिए, ये है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड गवर्नमेंट रिसीट्स। मतलब गवर्नमेंट के पास जो फिजिकल डिफिसिट है, इनकम अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 1000 रुपया है, राइट, इस बात को आप समझो। अगर गवर्नमेंट 1000 रुपया ये इनकम करती है, रिसीव करती है, लेकिन इनका खर्चा होता है 1200 रुपया, 1200 ये क्या करते हैं, ये खर्च करते हैं। तो ये जो 200 रुपया का जो बीच में जो डिफरेंस आई है, यही 200 रुपया क्या है, फिजिकल डिफिसिट गवर्नमेंट का। अब ये 200 रुपया कहाँ से लाएंगे? ये बोरो करेंगे, या तो इंटरनेशनल मार्केट से या नेशनल जो अपने बॉन्ड्स वगैरह है, इनको सेल करके ये 200 रुपया रिकवर करेंगे, फिर खर्च करेंगे। तो ये जो 200 रुपया इनका घाटा आता है, ये फिजिकल डिफिसिट कहलाया जाता है। यही फिजिकल डिफिसिट इंडिया इज एक्सपेक्टेड
टू हैव 6.4% है। इंडिया कहता है कि इस फिस्कल डिफिसिट, इकोनॉमिक सर्वे कहती है एक्चुअली, इस फिस्कल ईयर में ये 6.4% के हिसाब से रहेगा। लेकिन 2021-2022 में तो ये 6.7% के हिसाब से था, राइट। लेकिन 2022-21 में कोविड चल रहा था, तो उस वक्त फिस्कल डिफिसिट जो इंडिया का था वो 9.2% था। क्यों? क्योंकि कोविड चल रहा था, बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स हमें करने पड़े और जिस वजह से हमें हाई एक्सपेंसेस भी हुए हैं। तो फिजिकल डिफिसिट उस वक्त क्या था, ये 9.2% है। कब? कोविड की बात कर रहा है। लेकिन आपको आज का याद रखना है, आज का क्या है, 6.44% इस फिजिकल ईयर में। बजट में जब जो बजट में जो ये आंकड़े दिए गए हैं फिजिकल डिफिसिट या इन्फ्लेशन या बाकी या जो भी है फ्यूचर टारगेट्स जो गवर्नमेंट ने रखे हैं, वो मैं आपको बजट के वाले ये जो वीडियो है, बजट वाले लेक्चर जो है उसमें वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे ने बताया 6.4%, तो हमें यही याद रखना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो सी बी इन्फ्लेशन का आप देख सकते हो किस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। आज क्या है, 6.8% के हिसाब से चल रहे हैं। फिजिकल डिफिसिट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट्स फिजिकल डिफिसिट के 2019-22 में तो हमें अच्छे से रिकवर हुए थे, मतलब 3% जो टारगेट दिया है FRBM एक्ट ने, तो 4.7 के हिसाब से हम चल रहे थे। फिर 2020-21 में तो कोविड चल रहा, तो 9.2% के हिसाब से हमें ये फिजिकल डिफिसिट हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर 2021-22 में हम फिर से मतलब उस लेवल पे पहुंचने जा रहे थे कि 6.7%। फिर 2022 6.4%, मतलब हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं इसमें, जो कि अच्छी बात है। फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए एक कंट्री के लिए। तो सर्वे के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें ये जॉब्स क्रिएशन पे, एसेट क्रिएशन, मतलब स्कूल्स, रोड, स्पोर्ट्स, ये सब बनाने पे जोर दिया जाता है। इसमें बढ़ोतरी आई है, ये सब चीज़ें बनाने में अब ज़्यादा बढ़ोतरी आई। कितनी आई है? 63.4% आई है फिजिकल ईयर 2023 में। ये इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अब सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है डे बाई डे, राइट। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है एग्रीकल्चर। सॉरी, हाँ, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो अभी ग्रो कर रहा है वो है फिजिकल ईयर 2022-23 में 3.5% के हिसाब से। कोविड-19 का जो शौक है, इसके बावजूद भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये अच्छे से ग्रो कर रहा था। फिजिकल ईयर 2021-23 में 3.0% के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। 2019-20 में तो कोविड चल रहा था, कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये 5.5% से ग्रो करने लगा। क्यों? क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे, बाकी जो प्राइवेट और पब्लिक जो ये थे, ये सब कुछ कामकाज वो बंद हो चुका था। लेकिन लोग जो थे वो खेती बाड़ी स्टार्ट किया था, उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ उन्होंने अपने आप को ये एंगेज किया है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिली और 5.5% के हिसाब से हमें एग्रीकल्चर में हमें उस वक्त ग्रोथ हुई है। लेकिन फिजिकल ईयर 2015-16 में तो इससे ज़्यादा हुई थी, 6.8%। अभी आपको करंटली याद रखना है 3.5% के हिसाब से अभी हम ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। फिर हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, नेट जीरो पिलेजेस। आपको पता है नेट जीरो पिलेजेस क्या होता है? नेट जीरो पिलेजेस एक्चुअली ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो कि हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, जो है ये ओजोन है, ये इनको रिड्यूस करने के लिए एक टारगेट रखा है हर एक कंट्री ने। तो इन्हीं को अचीव करने के लिए एक नेट जीरो प्लेजेस रखा है हर एक कंट्री ने। तो इंडिया ने भी एक टारगेट सेट किया है कि 2017 तक, 2070 सॉरी 2070 तक हम इसको अचीव करने जा रहे हैं। किसको? नेट जीरो प्लेजेस को, मतलब इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनने जा रहा है 2070 तक। जर्मनी ने इसी तरह से टारगेट एक सेट किया है 2025 तक ये कर रहे हैं इसको रिड्यूस। और USA, UK, इटली, इन्होंने टारगेट रखा है ब्राज़ील समेत 2050 तक, 2050 तक। और तुर्की, अर्जेंटीना ने 2053 तक रखा है टारगेट। इसी तरह से सेट किया है सऊदी अरबिया, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, इन्होंने टारगेट किया है 2060 तक। और इंडिया का जो टारगेट है वो है 2070 तक। और इंडिया ने एक मिशन भी लॉन्च किया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये लॉन्च किया गया था जून 30 को 2008 में।
असल में इसमें 8 नेशनल एमिशंस आपको देखने को मिलेंगे इस क्लाइमेट चेंज में। इसमें बहुत सारे मिशंस हैं, लेकिन 8 मिशन जो इम्पोर्टेंट है इस क्लाइमेट चेंज में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लाया गया था 2008 के अराउंड। तो वहाँ पे जब ये लाया गया था 2014 में, इसमें ऐड किए गए थे ये 8 इमिशंस जो एड्रेस करेंगे क्लाइमेट को। इस 8 मिशंस में से एक मिशन है नेशनल सोलर मिशन, ये आप देखना। और दूसरा है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी इसमें एक मिशन था। थर्ड मिशन था शायद इसमें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। और इसमें कुछ मिशन थे, वाटर मिशन था, इसमें ग्रीन इंडिया मिशन था, हिमालयन इकोसिस्टम को किस तरह हम प्रिजर्व करें, ये भी एक मिशन था इसमें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें कैसे हो जाए, सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, ये भी एक मिशन था इसमें। और एक मिशन था इसमें स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सब इसमें 8 मिशन थे। ये 8 मिशन आप गूगल करके देख सकते हैं। ये भी एक मिशन लाया गया था क्लाइमेट चेंज, एक्चुअली जो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको इसमें एक्शन लेने के लिए, एक इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया ने लाए हैं 8 मिशंस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इट्सेल्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देखना गूगल में। तो बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे में जो आपको मैंने आपसे टारगेट्स बताए हैं, क्या दिए हैं गवर्नमेंट ने, और इकोनॉमिक सर्वे असल में होती क्या है, ये सब कुछ आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। आप 1 या 2 बार इस लेक्चर को देखना, तो आपको ये सब टारगेट जो है या ये जो है इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ इस इकोनॉमिक सर्वे में। इसकी पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगा, जो इसका टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम एस्पिरेंट के नाम से। आपको वहाँ पे इन फ्यूचर जो भी बजट के या इकोनॉमिक सर्वे के ये बाकी जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, या जो स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, वहाँ पे मैंने एनसीईआरटीज़ भी कंप्लीट करके रखे हैं पीडीएफ बना के, और हैंडमेड नोट्स भी है करंट अफेयर्स के बाकी के है, वो आप देख सकते हो वहाँ पे। उस ग्रुप की लिंक जो है वो आपको मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप वहाँ पे देखकर, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा मटेरियल मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाला है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स होते हैं न्यूज़ में, वो मैं वहाँ पे ऑलरेडी कंपाइल करके खुद अपने हाथों से बनाकर वहाँ पे डालता हूँ, राइट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।